बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आसिफ रज़ा यूनिक कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का एक नया चैप्टर होम ट्रेड के नाम से कल शुरू किया गया था और आज उसका दूसरा लेक्चर डिलीवर होने जा रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में चैप्टर नंबर 9 में कल हमने सीखा ट्रेड क्या है, ट्रेड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है। होम ट्रेड की टाइप्स का आपको बताया गया, जिनमें होलसेल ट्रेड थी, रिटेल ट्रेड थी। फॉरेन ट्रेड के मुताबिक आपको बताया गया डिटेल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अनएक्सपोर्ट के मुताबिक आप उनको बता दिया गया था पिछले लेक्चर में। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक मुल्की तिजारत के फायदे और नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड। तो आइए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड। होम ट्रेड जो मुल्की तिजारत है, इसका पहला फायदा होता है क्रिएट मोर डिमांड्स, क्योंकि ये एक मुल्की तिजारत है। तो मुल्की तिजारत में हमें बड़े बड़े एक्स हासिल होते हैं। हमारे मुल्क की अपनी चीजें होती हैं, हमारे मुल्क में पैदा होती हैं और डिमांड भी उनकी ज्यादा होती है, क्योंकि उन चीजों को बनाने वाले इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करने वाले भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, तो डिमांड ज्यादा होती है। उसके बाद है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। बात याद रखिए, जब भी हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करनी होती है, जिससे फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, तो उससे पहले, तिजारत करने से पहले कई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है, जो कि काफी मुश्किल होती हैं और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप अपना सामान जो आपने खुद प्रोड्यूस किया है वो बाहर के मुल्कों को भिजवा सकते हैं। इसी तरह जब आपने बाहर के मुल्कों से चीजें खरीदनी होती हैं, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट के तहत पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। काफी लंबा तरीकाकार होता है, जिसमें कई लीगल फॉर्मेलिटीज भी आ जाती है। लेकिन मुल्की तिजारत में किसी किस्म की कोई कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये भी एक फायदा हो जाता है कि आप अपने मुल्क की तिजारत, अपने सामान को जो आपने अपने मुल्क में पैदा किया है, वो अपने मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर अंदर कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के। तीसरा फायदा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब आपका अपना बिजनेस होता है, तो आप खुद तो उसमें एम्प्लॉयमेंट हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन आपके साथ साथ हजारों लोग भी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेते हैं। अब आपने गुड्स प्रोड्यूस की, उन गुड्स को आप लोगों ने सेल करना है, तो अकेले तो नहीं ना सेल करेंगे आप। उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए आपको। पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, उसको ऐसी जगह पर या ऐसे कारखाने में लाया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है, लेबर लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है। आपने उन चीजों को मशीनों में लगाना है, प्रोसेसिंग करनी है आपने। प्रोसेसिंग करने के बाद वही चीजें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती हैं, और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको एक टीम की जरूरत है। आपको लेबर चाहिए, उन लेबर्स को आप सैलरीज पे करेंगे, उन लेबर्स को आप वेजेस पे करेंगे, जो आपका पार्ट टाइम स्टाफ है उसको आप सैलरीज पे करेंगे। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है। जितने लोग आपके साथ मौजूद होते हैं इस प्रोडक्शन की तरीकाकार में, वो सारे के सारे एक अच्छा रोजगार हासिल कर लेते हैं। उसके बाद है नॉमिनल टैक्सेस। गवर्नमेंट की तरफ से हल्के फुल्के टैक्स इंपोज किए जाते हैं, जो कि बहुत हैवी टैक्सेस नहीं होते, ये आसानी से पे किए जा सकते हैं।
लेकिन अगर इसके बरअक्स हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, तो इनमें काफी लंबे चौड़े टैक्सेस हमें ड्यूटीज वगैरह की सूरत में पे करनी पड़ती है। उसके बाद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास होनी चाहिए। हम अपनी गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, एक गांव से दूसरे गांव में बआसानी भिजवा सकते हैं, अपनी चीजों को सेल करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लोकल करेंसी, यहाँ क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अंदर तिजारत होनी है, हमारे मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर अंदर तिजारत होनी है, लिहाजा करेंसी भी हमारी अपनी ही इस्तेमाल होगी, इसमें फॉरेन करेंसी इस्तेमाल नहीं होगी, तो हमारे अपने ही लोगों को फायदा पहुंचेगा हमारी तिजारत का। उसके बाद है इजी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपके पास मौजूद है, आपकी टारगेट मार्केट भी आपको पता है कि आपने सामान फुला फुला मार्केट में सेल करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करें और अपनी टारगेट मार्केट में जाकर अपना सामान आसानी सेल करें। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि हमारा अपना मुल्क है, जहां से हमें जो चीज चाहिए हमें पता होता है, हम वो चीज आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये भी हमें फायदा है मुल्क की तिजारत का कि जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल होता है, हम आसानी हासिल कर सकते हैं किसी भी परेशानी में। उसके बाद है प्राइस स्टेबिलिटी। बात याद रखें, जहां पर शॉर्टेज होती है, गुड्स शॉर्टेज होती है, वहां पर महंगाई अपने आप जन्म ले लेती है। अब क्योंकि प्रोडक्शन इधर ही हो रही है, अगर एक खिते में, एक एरिया में चीजें शॉर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे एरिया से खरीद के महंगाई कर देते हैं। हाँ, अगर आपके पूरे मुल्क में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, जो कि खाने वाली चीज है, आप गंदम लगा सकते हैं, शुगर लगा सकते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज लगा लें। जब आपके मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है, तो आप वो चीज दूसरे मुल्कों से फिर खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर महंगाई होती है। अब एक खिते में चीजें शॉर्ट हुई हैं, तो दूसरे खिते से जाकर खरीद रहे हैं, उसी कीमत में सेल करना शुरू कर दें। तो जिस जिस वजह से प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस में स्टेबिलिटी होती है, चीजें महंगाई की जानिब नहीं जाती हैं, बल्कि प्राइस हमेशा स्टेबल रहती है मुल्क की तिजारत में। उसके बाद है इक्वल फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, हुकूमत की जानिब से उन तमाम बिजनेसमैन को, तमाम ट्रेडर्स को, तमाम मैन्युफैक्चरर्स को एक ही तरह की सहूलतें दी जाती हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं सेम, किसी को फेवरेबल एडवांटेज नहीं दिया जाता या किसी को अनड्यू डिसएडवांटेज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब लोगों के लिए सहूलतें एक जैसी हैं, अगर मुश्किलात हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो वो भी सबके लिए एक जैसी होंगी। मेडिकल फैसिलिटीज, पिछले दिनों आपने देखा जब कोरोना की पहली वेव आई थी, फर्स्ट वेव में, तो तकरीबन पूरा मुल्क आपका बंद हो गया था, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल थी। तो ये भी एक मुल्क की तिजारत की है कि आपके मुल्क के तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम शोबे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेडिसिन वाला एक ऐसा शोबा है जो भी चलता रहता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज में ये आदत है कि ये क्लिनिक्स पर बाआसानी अद्वियात अवेलेबल होती हैं, हेल्थ क्लब्स पर अवेलेबल होती हैं, और मेडिकल स्टोर पर बाआसानी आपको मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो ये भी एक फायदा है मुल्क की तिजारत का। यही अद्वियात अगर किसी दूसरे मुल्क से मंगवानी हो, तो फिर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त ज्यादा होती है जब आपने किसी दूसरी कंट्री से सामान उठाना है, चीजें वहां से खरीदनी है। सबसे पहले जब आप किसी दूसरे मुल्क से चीजें खरीदेंगे, तो उस मुल्क के गोदाम से लेकर एयरपोर्ट तक जो खर्चा आएगा, वो चीज की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। फिर हवाई जहाज से लेकर आपके मुल्क तक जो रास्ते में किराया लगेगा,
जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, जो फ्रेट होगा, कैरेज होगा, कार्टेज होगा, जो रास्ते में किराया लगेगा, वो सारे का सारा किराया भी इन तमाम गुड्स में ऐड कर दिया जाएगा, इनकी कीमत में ऐड कर दिया जाएगा। फिर वहां से चीजें एयरपोर्ट से लेकर मार्केट तक लाने के लिए जो रास्ते में खर्चा आएगा या अपने गोदाम तक लाने के लिए जो खर्चा आएगा, ये भी उन चीजों की कीमत में ऐड कर दिया जाएगा। यही वजह है कि चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है अगर आप बाहर के मुल्कों से चीजें मंगवाते हैं। अब जब आपने सेल करनी है तो उसमें आपको प्रॉफिट भी ऐड होगा, कीमत और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपके अपने मुल्क में चीज पैदा हो रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी, नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और आप उन चीजों को आसानी से सेल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब आपके मुल्क की तिजारत अच्छी है, आपके मुल्क में चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, आप उन चीजों को प्रोड्यूस कर करके मार्केट में लेके जा रहे हैं, मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, लोग चीजें खरीदेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, सेविंग्स कर सकते हैं ज्यादा। तो आपके मुल्क में तिजारत अगर ज्यादा होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है, आपकी इंडस्ट्रीज बेहतर हो सकती है। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीजों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा। जब आपकी मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा उस वजह से आपकी तिजारत में इजाफा होगा, तिजारत में इजाफा होगा, सेविंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आपके पूरे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जहां बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं होम ट्रेड के, चलने के नुकसान भी हैं। आइए नुकसान की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड, पहला है ड्रग्स, क्योंकि तिजारत आपके मुल्क के अंदर ही हो सकती है तो बात ऐसी डेंजरस ड्रग्स की सप्लाई हो सकती हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। वेपन्स, असलहा, नशा और तकवीयात, इनकी स्मगलिंग हो सकती है, ये आपके मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं और ये जो वेपन्स हैं ये नेशनल इंटीग्रिटी और पीस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक मार्केटिंग के मुताबिक आपको मैं बताना चाहूँ, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बताऊंगा आपको, अल्फाज जो है चंद एक मैं आपको बताता हूँ, उसका मफहूम कह सकते हैं कि खाने पीने की जो अशिया होती हैं उन खाने पीने की अशिया को इस नीयत से अपने गोदाम में संभाल के रखना कि कल को इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो हम मार्केट में ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके पैसे कमाएंगे, ये हराम है, सख्त गुनाह है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लेकिन आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है या कोई ऐसी चीज आपके पास पड़ी हुई है जो इन्वेस्टमेंट भी कराती है और आपको पता है कि अगर मैं इस चीज को अपने पास संभाल के रखूंगा तो चंद सालों बाद या चंद महीनों बाद या चंद दिनों बाद इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा लूंगा, ये नहीं। सोना आपने ले लिया इस नीयत से कि कल को मार्केट में इसकी कीमत ज्यादा होगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा, पैसे कमा लूंगा, तो ये जायज है। चांदी आपने खरीदी इस नीयत से, ये जायज है। लेकिन खाने पीने की चीजों को इस नीयत से अपने गोदामों में रखना, ये मुझे याद है कि 2009 की बात है कि हमारे मुल्क में शुगर की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो फिर एक हमारे शहर में से चीनी के बड़े बड़े जो गोदाम बने हुए थे उनमें से चीनी पकड़ी गई थी और बहुत बड़ी तादाद में पड़ी हुई थी। मकसद यही था कि उसको गोदाम में रखा जाए, स्टोर किया जाए और इससे कल को जब कीमतें ज्यादा होगी या शॉर्टेज होगी फिर हम मार्केट में एकदम इस चीज को ले आएंगे और लोग इसको खरीदेंगे, हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। इस तरीका वजह नहीं है और ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कोई भी।
उसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? ये जो मोनोपोली का वर्ड है ना, ये दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना, ये ग्रीक वर्ड है। मोनो मींस सिंगल, पोलियन मींस सेलर। तो एक सिंगल सेलर होता है और हजारों खरीदने वाले होते हैं। जब हजारों खरीदने वाले होते हैं, एक ही शख्स सेलर होता है, एक ही शख्स बेचने वाला होता है, उसकी वजह से वो जब चाहे चीज की कीमत को बढ़ा दे, जब चाहे अपनी मर्जी से टैक्स इंपोज कर दे, ड्यूटी इंपोज कर दे, लोग मजबूर होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मुल्क की जाना है। उसके बाद है बैगेट्स। आगे ड्रॉबैक है कि समटाइम हम किसी को सामान उधार दे देते हैं और हमें वो हमारे पैसे वापस नहीं करता। जो हमारा मतलब हमने अपने कस्टमर को चीजें सेल की, उधार सेल की, उसे हमें पैसे वापस नहीं दिए। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, एक माह बाद, दो माह बाद, उसमें काफी रकम जो है ना वो आपकी डूब जाती है, जो कि आपको वापस नहीं मिलती। तो इनको बैगेट्स बोलते हैं, मीन्स बुरा करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही तक था। आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड सीखे। इसको, इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, और अगर आपको एक बार नहीं समझ आती, दोबारा फिर इस वीडियो को सुनें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हाथ नसीब हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।